हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको कराएंगे LLB फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट का जो पेपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। हम उसके आपको एक लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, क्या कराने वाले हैं? लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब से पहले मैं आपके YouTube चैनल पर 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी डाल चुका हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की मैं सीरीज डाल चुका हूं। आज यह है मेरा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस की तैयारी करो आज। और ये नोट्स मैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस का पेपर अच्छा गया होगा। अच्छा जाएगा। आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो पेपर है अच्छा जाए, मैं अब गॉड से प्रे करूंगा और मैं कोशिश कर रहा हूं आपके जो नेक्स्ट वाला जो पेपर है वो और भी ज़्यादा अच्छा जाए। उसके लिए ही मैं तैयारी करने लगा हूं। ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने आपको प्रोवाइड नहीं कराई है। सभी चीज़ें मैंने मटेरियल आपको दे दिया है। इस समय के लिए यही सफिशियंट है। इसलिए मैं अगले वाले पेपर की तैयारी में अभी से ही लग गया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। आप मन लगा के तैयारी करो। और देखो, जो बच्चे जिस बच्चे ने पहले ही नोट्स बना रखे हैं मेरे नोट्स यूट्यूब चैनल से ज्यूरिस्प्रूडेंस के, वो बच्चे थोड़ा टाइम निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन के भी नोट्स अभी बना लें, क्योंकि मैं वीडियो देता रहूँगा। आप उस समय अपनी वीडियो देख के इतनी जल्दी नोट्स नहीं बना पाओगे। तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इन नोट्सों को अभी से बनाने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। रेडी नोट्स बना के रख लो और अपने फिर नोट्स उठाना, डायरेक्ट तैयारी पे लग जाना, ठीक है ना। तो मैं आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ, और आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि बच्चों के व्यू काफ़ी आ रहे हैं, वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और ना ही कमेंट करके आप हमें इतना बता रहे हो। कुछ बच्चों की कमेंट आ रही हैं, उनके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उनके लिए, सबके लिए धन्यवाद। और जो बच्चे मुझे देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना, जिससे कि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ सकूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। अपना ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए एक लॉन्ग क्वेश्चन कराता हूँ। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है किंतु उसका सार एकात्मक। विवेचना कीजिए। क्या करनी है? विवेचना करो। देखिए, हमारे जो विधिवेत्ता हैं, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया है, उनके जो विधिवेत्ता हैं उनमें आज तक कन्फ्यूजन है कि भारत का जो संविधान है वो एकात्मक है या संघात्मक है, ठीक है। एकात्मक है, संघात्मक है, इस चीज़ का आज तक कन्फ्यूजन चला आ रहा है और उनके पीछे मतभेद विद्वानों में काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि संघात्मक किसे कहते हैं और एकात्मक किसे कहते हैं। जब ये दोनों वर्ड हमारे क्लियर हो जाएंगे तो हमें वीडियो का सार जो है, वीडियो हमें समझ में बहुत अच्छे से आने लगेगी, ठीक है ना। पहले हम एकात्मक और संघात्मक को समझ लेते हैं, ठीक है। संविधान विधिवेत्ताओं ने संविधान को 2 भागों में व्यक्त किया है। प्रथम है संघात्मक और द्वितीय है एकात्मक, ठीक है। संघात्मक, इसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, ठीक है। एकात्मक सरकार की बात कर रहे हैं। किसकी? एकात्मक सरकार की। इसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्राय केंद्र सरकार होती है।
प्रांतों को केंद्रीयकरण सरकार के अधीन रहना पड़ता है। देखो इसमें कहा गया है कि जो हमारा संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत, सपोज करो ये हमारा भारत है संपूर्ण, इसके चलाने के लिए एक सरकार का हमने गठन कर दिया, एक सरकार का गठन कर दिया कि संपूर्ण देश को सिर्फ एक ही सरकार चलाएगी, ठीक है, चाहे वो छोटी सिटी हो या कस्बे हो, शहर हो, गांव हो, कि एक अधिकार प्राप्त है, यही चलाएंगे, एकात्मक है इनमें, है ना। तो देखो इतने बड़े देश को चलाने के लिए केंद्र सरकार को हमने नियुक्त कर दिया, एकात्मक अधिकार दे दिया है, ठीक है, प्रधानमंत्री को, ठीक है। तो आप क्या बताओ, क्या एक व्यक्ति इतने बड़े राज्य देश को चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो इसको कहते हैं कि सारी शक्ति हमारे किसी एक सरकार को यानी एक व्यक्ति को सौंप दी जाए, सरकार को सौंप दी जाए, जैसे केंद्र सरकार की होती हैं। प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है, यानी जितने भी राज्य हैं, शहर हमारे संपूर्ण भारत में, उन सभी को क्या करना होता है, इनके केंद्र सरकार के अधीन रहना होता है, ठीक है। इसको कहते हैं एकात्मक, यानी जितने राज्य हैं केंद्र सरकार के अंडर में रहेंगे और उन पर जो कानून और जो व्यवस्था बनाने का, देखभाल करने का जो अधिकार होगा वो केंद्र सरकार का होगा। ये है सभी राज्यों पर एक शक्ति यानी एकात्मक। अब बात करते हैं संघात्मक। इसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं राज्य दोनों के मध्य होता है। जो भी शक्तियां होती हैं, जो भी ताकत होती हैं, जो भी चीज होती है, इनमें दोबारा से देखते हैं, इनमें शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं राज्य दोनों के मध्य होता है। जो भी हमारे देश के अंदर शक्ति है, जो भी पावर है, जो भी व्यवस्थाएं, सुविधाएं हैं, केंद्र सरकार की अलग होंगी और राज्य सरकार की अलग होंगी, ठीक है। और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। केंद्र सरकार की सरकार अपने क्षेत्र में कार्य करेगी और राज्य सरकार अपने क्षेत्र में कार्य करेगी, ठीक है। इसको कहते हैं संघात्मक। संघात्मक का मतलब ये बट गई हैं, कोई भी चीज है दो जगह हमने डिवाइड कर दी, इधर और इधर, ठीक है। एकात्मक का मतलब है जो भी चीजें हैं, जो भी पावर है, जो भी शक्ति है, एक ही व्यक्ति में निहित है, ठीक है। ये है लोगों का मतभेद। कुछ कहते हैं कि भाई एकात्मक है, केंद्र सरकार के अंडर है सारी शक्ति, पावर, व्यवस्थाएं। कुछ कहते हैं कि जो सारी शक्ति हैं, पावर हैं, सुविधाएं, व्यवस्थाएं, वो राज्य और केंद्र सरकारों में दोनों में बटी हुई हैं। तो इसके लिए विधिवेत्ताओं में बहुत ज्यादा मत हैं, ठीक है, विवाद हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? इसमें विधिवेत्ताओं में आपसी मतभेद हैं। कुछ विधिवेत्ताओं में का कहना है भारतीय संविधान एकात्मक है, कुछ विद्वानों का कहना है कि भारतीय संविधान संघात्मक है। मैंने भी बताया था कि इसमें के जो लेखक हैं, विधिवेत्ता हैं, वो कहते हैं कि एकात्मक है, कोई कहता है कि संघात्मक है। इसकी वजह से इनमें आपस में जो क्या है, मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं, ठीक है। तो ये मतभेद हैं, ठीक है ना। इन मतभेदों से आगे हम चलते हैं। अब आ जाते हैं अपनी परिभाषाओं पे। किस पे? परिभाषाओं पे। जैनिंग के अनुसार, ठीक है, जैनिक्स के मतानुसार संविधान को एक ऐसा संघ जिसमें संविधान एक ऐसा संघ है, यहाँ पे मैं देखो है लिखना है, इसमें लिखना भूल गया हूँ, संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, कहा है। ये किसने कहा है? जैनिक्स ने कहा है अपनी परिभाषा में, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने इसी क्वेश्चन पे। देखो भाइयों, ध्यान से देखना, वीडियो को काटोगे आपका ही नुकसान होने वाला है। बहुत ही अच्छे और प्रॉपर वे में आपको मैं समझा रहा हूँ। और ये नोट्स तो मैंने आज ही आपके लिए बनाया था। देखो 22 तो 22 22 22 और 2 22, ठीक है। 22 तारीख दूसरा महीना 2022 जो सन चल रहा है, ठीक है, आज ही बनाया है। आगे चलते हैं। कोई संविधान संघात्मक है या नहीं, इसके लिए हमें यह जानना चाहिए कि उसके आवश्यक तत्व क्या हैं।
देखो दिक्कत क्या हो रही है, मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आज भी। तबीयत सही नहीं है, मैं बोल कुछ रहा हूँ और मुंह से निकल कुछ और रहा है। तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना मेरी टॉक का, ठीक है ना। और थोड़ा समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। कोई संविधान संघात्मक है या नहीं, इसके लिए हमें यह जानना चाहिए कि उसके आवश्यक तत्व क्या हैं, ठीक है। एक संविधान को संघात्मक कहलाने के लिए, कोई संविधान है अगर उसको हम संघात्मक कहना चाहते हैं, सही है, कहलाने के लिए उसमें निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। अगर हम किसी संविधान को संघात्मक कहना चाहते हैं तो उसमें निम्नलिखित तत्व शामिल होने चाहिए। सबसे पहले, कोई भी चीज है, देखो, शक्तियों का विभाजन। सबसे पहले नंबर पे है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का जो विभाजन है, केंद्र में अलग होना चाहिए और राज्य में अलग होना चाहिए, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे दूसरा पेज ले लेते हैं हम, दूसरा पेज ले लेते हैं, यहाँ पे हम समझाते हैं। ये केंद्र है, ये राज्य है। राज्य की जो शक्ति है अलग होनी चाहिए और राज्य की शक्ति अलग होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में बट गई, कोई भी चीज़ है अलग अलग हो गई। संविधान की सर्वोपरिता, संविधान की सर्वोपरिता यानी सर्वोपरि जो सबसे ऊपर है, जिसका हम कहना मानेंगे। सर्वोपरि हमें केंद्र में भी संविधान को ही माना जाना चाहिए और राज्य में भी संविधान को ही सर्वोपरि माना जाना चाहिए। ये यानी ये जो संविधान द्वारा नियम कायदा कानून बनाए हैं उसको हम संविधान द्वारा बनाए हर कानून को हम सर्वोपरि मानेंगे, ठीक है। दूसरा बात, लिखित संविधान, केंद्र में लागू हो रहा है तो भी लिखित होना चाहिए और राज्य में लागू हो रहा है तो भी लिखित संविधान होना चाहिए, ठीक है। दोनों का क्या है, लिखित लिखित संविधान हो। चौथी बात आ जाती है संविधान की अपरिवर्तनशीलता। देखो अगर केंद्र सरकार में लागू हो रहा है तो अपरिवर्तनशीलता का मतलब है अगर कोई कानून हमारे संविधान में लागू हो गया है और ये ही चीज सेम यहाँ पे है, अपरिवर्तनशीलता राज्य में, ठीक है। अपरिवर्तनशीलता दोनों में है। अगर हमारे जो भारत में लागू संविधान में जितने भी कानून हैं उनको हम आसानी से बदल नहीं सकते हैं, तो इसलिए कहा गया कि संविधान की अपरिवर्तनशीलता। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे संविधान को तुम चेंज करो या बदला जाना चाहिए। दूसरा, न्यायपालिका का प्राधिकार, केंद्र सरकार को भी न्यायपालिका का प्राधिकार होना चाहिए और राज्य सरकार को भी न्यायपालिका का, ठीक है जी। दोनों को अपना अपना अधिकार होना चाहिए। आगे चलते हैं। इस चीज को आप, मैं उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं और आपका क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उपरोक्त सभी आवश्यक तत्व भारतीय संविधान में विद्यमान हैं। देखो ये जो बातें हैं, शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में है, संविधान की सर्वोपरिता मतलब सबसे ऊपर हम किसको रखते हैं, संविधान को, ये भी है। लिखित संविधान भारत का है जी, लिखित संविधान। संविधान की अपरिवर्तनशीलता, भारत का संविधान अपरिवर्तनशीलता वाला है, वो परिवर्तन आसानी से नहीं हो सकता है। न्यायपालिका का प्राधिकार, देखो न्यायपालिका जहाँ पे हमें न्याय मिलना चाहिए वो भी हमारे कानून में है। उपरोक्त सभी आवश्यक तत्व, उपरोक्त सभी आवश्यक तत्व का मतलब है ये जो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में विद्यमान है। यह दोहरी राज्य पद्धति की स्थापना करता है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, केंद्रीय एवं राज्य शक्तियों का विभाजन है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य शक्तियों का विभाजन है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में सर्वोपरि है, मतलब अगर केंद्र सरकार है वह अपने क्षेत्र में सर्वोपरि है और राज्य सरकार है वो अपने क्षेत्र में सर्वोपरि है। कोई किसी के क्षेत्र अधिकार में आके हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और सहयोगी भी है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है और देश की सर्वोपरि विधि भी है। जो उपबंध
संघीय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, राज्य सरकार की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता। ठीक है। संविधान की सर्वोपरिता, संरक्षण व निर्वचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा देश है उसमें इन तत्वों का बंटवारा तो हमने कर दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का अलग अलग बंटवारा कर दिया है, दोनों को अलग अलग शक्ति दे दी गई है। लेकिन क्या होता है कि ये कुछ समयों पर, विपरीत समयों पर मिलजुल कर भी कार्य करते हैं। क्या करते हैं? मिलजुल कर कार्य करते हैं। अगर तो उसको हम ये नहीं कह सकते ये एकात्मक सरकार है। ठीक है। वो कुछ ही समयों पर, जैसे आपातकालीन स्थिति लग जाती है, वित्त आपात की स्थिति लग जाती है, या कोई घोर संकट हमारे देश पर आ जाता है, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर अपने सहयोग से उस विपत्ति को झेलती हैं। ठीक है। तो होता है वो एकात्मक सरकार। जैसे अभी कोरोना काल लगा था, केंद्र सरकार ने आदेश दिया था सभी राज्यों को, और कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जिसने इनकार करा हो। संपूर्ण भारत में लॉकडाउन हुआ था। ये देखो समझने का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब हमारे देश में कोरोना आया था तो केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि पूरे देश में, संपूर्ण देश में क्या रहेगा? लॉकडाउन। तो अगर किसी भी राज्य ने ये कहा होता कि भाई मैं तो इस लॉकडाउन को नहीं मानूंगा, तो वो क्या होता? उल्लंघन होता। क्योंकि उसको भाई पावर तो है राज्य पे कि भाई मैं अपने राज्य में नहीं लगा सकता। लेकिन भारत के अंदर यही तो चीज़ है कि ये जो राज्य बनाए तो हैं, इसीलिए बनाए हैं कि उनकी देखभाल अच्छे तरीके से हो जाए, लेकिन नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथ में ही रहेगा। वैसे अपने अपने क्षेत्र में खुद के राजा हैं। राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य का राजा है, और वैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। वैसे तो स्वतंत्र हैं अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए, लेकिन विपरीत समय पर इन सबको इकट्ठा करके इनके ऊपर कानून जो बनाएगा केंद्र सरकार बनाएगा। ठीक है। ये है एकात्मक और संघात्मक। लोग विपरीत परिस्थितियों में हुई एक राज्यों की संख्याओं को कह देते हैं एकात्मक सरकार के, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ विपरीत परिस्थितियों में ही तो एक होते हैं। वैसे तो अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। आगे चलते हैं, और ये कह रहे हैं कि राज्य के कहने पर, राज्य सरकार की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है। राज्य से अगर कोई कानून है, केंद्र सरकार चाहती है कि मैं तो इस कानून को बदलना चाहती हूँ, इसमें हस्तक्षेप करना चाहता हूँ, बदलाव चाहता हूँ, तो वो राज्य सरकार की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री पद पर है, अगर वो केंद्र की शक्ति रखता है, वो क्या है कि मैं तो इस कानून को बदलना चाहता हूँ, तो वो राज्य की सहमति के बिना केंद्र सरकार उसे बदल नहीं सकती। ठीक है। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के साथ ही एकात्मक संविधान के भी लक्षण पाए जाते हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के साथ ही एकात्मक संविधान के लक्षण पाए जाते हैं। देखो अभी यहाँ पे ये जो हेडलाइन है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना जरूर। ये अभी मैंने कोरोना काल बताया था, कोरोना वाला जो बताया था, और लॉकडाउन वाला। वैसे तो सभी राज्य अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आई तो केंद्र ने इनको इकट्ठा करा और केंद्र ने इनके ऊपर नियम लागू कर दिए सभी राज्यों पर। वैसे तो अलग अलग अपना राज्य चलाते हैं, लेकिन सभी को इकट्ठा करा किसने? केंद्र सरकार ने, और इनके ऊपर अपना नियम लागू कर दिया कि लॉकडाउन लगाया जाए और इनसे बचाव के लिए सभी उपाय लागू किए जाएं। तो ये था एकात्मक, और ये क्या है? संघात्मक। मिलजुल कर काम करा था ना इन दोनों ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर काम करा था, वो हो गया संघात्मक। क्या हो गया? संघात्मक कार्य। लेकिन जो विधिवेत्ता है वो क्या समझते हैं कि ये जो राज्य मिले थे केंद्र से, ये एकात्मक सरकार बन गई। ये भाई एकात्मक सरकार नहीं थी, ये थी संघात्मक सरकार। संघ मिलके कार्य करा था। ठीक है। आगे चलते हैं। देखो हम एकात्मक कब हो सकते हैं, इसके लिए हमारे कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एकात्मक हम कब बन सकते हैं? आपातकाल स्थिति में राष्ट्रपति राज्य की वित्तीय शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। चाहे कोई भी राज्य है, चाहे वो गरीब है राज्य है या अमीर राज्य है,
अगर वित्तीय यानी वित्तीय होता पैसे का संकट, वित्तीय आपात यानी धन की कमी से अगर हमारा देश जूझ रहा है और ज़्यादा ही दिक्कत में आना चाह रहा है, आ गया है और उससे उभरना चाह रहा है, तो वो प्रत्येक राज्य पर नियंत्रण लागू कर देगा कि जितनी भी संपत्ति होगी केंद्र सरकार की मर्जी के बिना दाएं बाएं नहीं होगी, उस पर नियंत्रण लागू कर सकता है। सांसद राज्यों की सांसद जो होती है, संसद जो होती है, संसद राज्यों की, कोई भी राज्य सही, राज्यों की सीमा, क्षेत्र व नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद, हमारी जो भारतीय संसद है, वो किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र व नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, चाहे वो कहते हैं ना, वैसे कहते हैं कि स्वतंत्र है अपने राज्य, अपने क्षेत्र में, लेकिन अगर संसद चाहे तो सीमा, क्षेत्र व नाम में परिवर्तन कर सकती है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्य के ऊपर, जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री के ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार मुख्यमंत्री के ऊपर कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के ऊपर राज्यपाल, यह होते हैं। ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल सेम यही कंडीशन है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसलिए ही जो ये अलग अलग जो राज्य हैं, इन पर देखभाल, नज़र रखने के लिए जो ये राष्ट्रपति होता है, देखो प्रधानमंत्री के ऊपर तो है ही है, ये इन राज्यों पर नज़र रखने के लिए कि भाई हमारे राज्य कैसे चल रहे हैं, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और ये जो राज्यपाल हैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए कार्य करते हैं, ये मुख्यमंत्री के लिए कार्य नहीं करते, ना ही ये मुख्यमंत्री की बातों को मानते हैं, ये कार्य करते हैं राष्ट्रपति के लिए। और राष्ट्रपति को इनकी सारी स्थिति बताएंगे कि राज्य में ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये सारी सूचना देंगे अपने राष्ट्रपति को। ठीक है ना, अब इस बात को आप समझ गए होंगे। प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के ऊपर राज्यपाल, और प्रत्येक राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो इसलिए हमारा जो संविधान बनता है, हमारा जो बनता है संघात्मक, वैसे एक एक हैं और इन सब को जोड़ कर लास्ट कड़ी कहाँ बनती है? राष्ट्रपति। ये हो गया हमारा संघात्मक, मिलजुल कर। ठीक है। केंद्र अखिल भारतीय सेनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। देखो, यहाँ थी राज्य के मुख्यमंत्रियों पर, उसकी व्यवस्थाओं पर नियंत्रण रखा जा रहा है। केंद्र अखिल भारतीय सेनाओं के माध्यम से, केंद्र की जो सेना होती हैं उनके माध्यम से राज्यों के प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है कि राज्य का जो प्रशासन व्यवस्था है वह सही कार्य कर रही है या गलत कार्य कर रही है। या देखो, अगर किसी देश का पतन करना है तो उसके छोटे छोटे गाँव को, शहरों को बर्बाद करना स्टार्ट करो। राज्य पहले गांव बर्बाद होंगे, फिर शहर बर्बाद होंगे। देखो, बूंद बूंद से गड्ढा भरता है। ठीक है, तो इसलिए सेनाओं का, राज्यपालों का, इन सबको देखभाल के लिए नियुक्त किया है, क्योंकि किसी भी देश का पतन नहीं हो पाए। क्योंकि कोई व्यक्ति है, अगर गलती से किसी पद पर बैठ गए, कोई गलत व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए और वो तो अपनी आताताई नीतियों से उस राज्य को ध्वस्त कर देगा, परेशान कर देगा। इसलिए उसकी रोकथाम के लिए राज्यपाल है, राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति है, और देखभाल के लिए भारतीय सेनाओं के माध्यम से उस पर क्या होती है? देखभाल अखिल भारतीय सेनाओं के माध्यम से। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का अंदर का सारा मटेरियल मैं समझा चुका हूं और आपको आगे लेके चलते हैं। भारतीय संविधान संघात्मक एवं एकात्मक दोनों कड़ियों का समावेश है, लेकिन आपातकालीन व संकट काल में एकात्मक रूप लेकर भारतीय संविधान की सर्वोपरि शक्ति का प्रदर्शन करता है। हमारा इसमें क्या कहा है कि भारतीय जो संविधान है संघात्मक भी है, एकात्मक भी है, लेकिन दोनों कड़ियों का समावेश है, लेकिन आपातकाल व संकट काल में एकात्मक रूप लेकर भारतीय संविधान की सर्वोपरि शक्ति का प्रदर्शन करता है। मैंने क्या बताया है, अगर हमारा छोटा छोटा कोई राज्य है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जितने भी राज्य हैं वह ये कहें कि भाई पाकिस्तान से तो केंद्र सरकार की लड़ाई चल रही है, मैं तो उस राज्य में अपनी सेना, अपने राज्य के जवानों को नहीं भेजूंगा।
सभी ऐसे कह दें कि भाई जो मेरे राज्य के सेना के जवान हैं वो लौटकर सेना में से वापस आ जाओ। भाई अगर ऐसा सभी राज्य करेंगे तो भाई हमारा देश तो गुलाम हो जाएगा दोबारा से। इसी देखभाल के लिए, इसी व्यवस्था के लिए इनके ऊपर एक एक राज्यपाल बैठाया है। कौन? राज्यपाल। और इनकी सेना अधिकारी क्या कार्य कर रहे हैं उसके लिए अखिल भारतीय सेना का निर्माण किया गया है। सेनाएं लगाई गई हैं कि इनके ऊपर नजर रखो। जब वैसे अपने अगर सही चल रहे हैं तो अपने यहाँ पे कुछ भी कार्य करो, कहीं भी फेरबदल करो, जैसे अपना मन है उस तरीके से अपने राज्य का तुम डेवलपमेंट विकास करो, ठीक है। लेकिन जब कोई विपरीत स्थिति आती है, हमारे देश पर किसी पड़ोसी देश की गलत नज़र पड़ती है, कोई आक्रमण है, कोई विपत्ति है, जैसे कोरोना काल आया था, तो सब ये इकट्ठे हो जाते हैं, ये प्लस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्लस। यानी सब राज्य इकट्ठे होकर एक केंद्र सरकार में सम्मिलित हो जाते हैं। ये इकट्ठे होकर केंद्र सरकार के पास में चले जाते हैं और इन पर केंद्र सरकार फिर कानून बनाता रहता है, ठीक है। यही कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। भारतीय संविधान संघात्मक एवं एकात्मक दोनों कड़ियों का समावेश है, लेकिन आपातकाल व संकट काल में एकात्मक रूप लेकर भारतीय संविधान की सर्वोपरि शक्ति का प्रदर्शन करता है। अब इसके देखो, मैंने एक चीज बोली थी, मैं हर बार बोलता हूं कि हमें कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हमारे लिए केस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी एक क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन में अगर हम 2 केसेस लिख रहे हैं तो हमारे भाई बहुत ज़्यादा नंबर आने वाले हैं, ये लिख लेना। और आपने बहुत चीज़ें अच्छी लिखी हैं लेकिन उसमें आपने कोई केस नहीं लिखा है तो आपके उतने अच्छे नंबर नहीं आने वाले हैं। तो केस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे केस पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत। देखो एक बात और बताई दे रहा हूँ, हालांकि आपको अभी तक मैंने जितनी थ्योरी पढ़ाई है, एक बार को सपोज करो आपको जितनी मैंने थ्योरी कराई 100 में से 100% याद नहीं हो पा रही है, और मैंने आपको केस कराए हैं, ठीक है, 2 केस कराए। आप थ्योरी ना करके आप केसों पे ज़्यादा फोकस करोगे, इसको छोड़ दोगे, ठीक है। किसको? थ्योरी को इतना महत्व नहीं दोगे जितना केसों को दोगे। चाहे आपको 100% याद हो या ना हो, आप चाहे इस पे ज़्यादा फोकस ना देकर केसों पे ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है भाइयों। केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर बता रहा हूँ, हमें केसों पे ज़्यादा फोकस देनी है। पश्चिम बंगाल राज्य बना भारत संघ, AIR 1963, SC 1941 के बाद में निर्णित किया गया कि भारत का संविधान परिसंघीय है। परिसंघवाद का विस्तार केवल वहीं नहीं रुका रह गया है जहां प्रोफेसर डाइसी ने छोड़ा था। यह प्रोफेसर डाइसी से चलकर प्रोफेसर हियर तक आया है, ठीक है, और उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ता जा रहा है। इससे अगले वाले बाद में क्या कहा गया कि इसमें कहा गया कि जो एक विधिवेत्ता थे, उन्होंने प्रोफेसर डाइसी, उन्होंने जहां विधि को छोड़ा था, आज वह विधि वहां पर नहीं रही है, वह विधि चेंज होकर बहुत आगे चली गई है। और वो विधि कहाँ तक पहुंच गई है? प्रोफेसर हियर तक आ गई है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपने दूसरे केस पे।